नमस्कार। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस बीच दिल्ली और पश्चिम बंगाल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के भीतर जो गर्मा गर्मी है, नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आज नाराज नेताओं के साथ सोनिया गांधी की बैठक थी। उसमें कुछ गर्मा गर्मी भी हुई, कुछ नरमी भी दिखाई दी। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस घूम फिर कर गांधी परिवार के भीतर से ही नए अध्यक्ष की तलाश कर रही है। ये सही है कि कांग्रेस के अगले अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस का इलेक्टोरल कॉलेज, एआईसीसी के मेंबर्स और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता करेंगे। वो प्रक्रिया इस समय चल रही है इलेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की तत्वाधान में। और जैसे ही वो तारीख का निर्णय करेंगे अगले कुछ दिनों में, तो जो भी मिस्त्री जी बताएंगे वो हम आपको सूचित कर देंगे। ये भी सही है कि मेरे समेत कांग्रेस के 99.9% साथियों का ये मानना है कि श्री राहुल गांधी, जिन्होंने निर्भीकता से न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वर्षों से कार्य किया है, परंतु मोदी सरकार को निडरता और निर्भीकता से उनसे लोहा लिया है, जनता के मुद्दे उठाए हैं। वो लॉकडाउन हो, वो प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो, वो किसानों के अधिकारों पर हमला हो, राहुल गांधी जी ने सबसे आगे बढ़कर लोहा लिया है और कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए वही एक सांझे उम्मीदवार हैं। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत के साथ ही वहां पर सियासी माहौल गरमाने लगा है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने आज कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। टीएमसी के बड़े नेता अधिकारी ब्रदर्स को अपने पार्टी में शामिल कराया है। इसके अलावा टीएमसी के एक सांसद भी उसके खेमे में आ गए हैं। एक पूर्व सांसद ने ज्वाइन किया है भाजपा। उसके अलावा कांग्रेस के और सीपीएम के नेता भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हुए हैं। तो इस तरह से अमित शाह ने वहाँ एक सियासी माहौल, एक चुनावी माहौल पैदा कर दिया है। और इस बीच खबर ये आ रही है कि अमित शाह के इस दौरे में एक विवाद भी खड़ा हो गया है, क्योंकि कल अमित शाह को शांति निकेतन जाना है और वहाँ पे शांति निकेतन में जो एक पोस्टर लगाया गया है उनके स्वागत के लिए, उस पोस्टर में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर अमित शाह की तस्वीर लगा दी गई है। इसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। आप जानते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान है, एक भगवान का दर्जा उनको दिया जाता है और उस भगवान की तस्वीर के ऊपर में अमित शाह की तस्वीर लगाकर एक पोस्टर वहाँ बनाया गया है। वहाँ के उनके कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए जो पोस्टर बनाए हैं उसमें ऐसी तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो, तो उसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस पूरे चुनावी कार्यक्रम के दौरान किस तरीके से पश्चिम बंगाल के मानस का अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है, या पश्चिम बंगाल के मानस को, जिसको लेकर कहते हैं कि ममता बनर्जी लगातार एग्रेसिव हैं कि वो पश्चिम बंगाल की भावना को नहीं समझ पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी यहाँ की पार्टी नहीं है। एक इस तरह का एक मैसेज देने की लगातार वो कोशिश करती हैं। और इसी बीच अमित शाह की सक्रियता प्रदेश में बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सक्रियता पहले से ही वहाँ पर मौजूद है और आने वाले समय में जब तक कि चुनाव खत्म नहीं होते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक लगातार आने जाने का सिलसिला वहाँ पे चलता रहेगा। अमित शाह का ये 2 दिनों का दौरा निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई सियासी तपिश उसने बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कई चुनावों से उसका जो एक सतत विकास दिखाई दे रहा है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और ये जो चैलेंज है अमित शाह का ममता के लिए, ये चैलेंज बहुत हल्का नहीं है। अगर पिछले 3 चुनावों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि की है, अपनी बढ़ोतरी, अपनी ताकत बढ़ाई है। वहाँ पे मैं उसके भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उसकी ताकत बढ़ी है और तृणमूल कांग्रेस किस तरह की सियासी परिस्थितियों में फंस गई है, उस पर आगे चर्चा करूंगा डिटेल्स में। लेकिन मैं उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी हो जाए। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ मिलती है, आपत्तिजनक बात सामने आती है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख सकते हैं, या
फिर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं, या जिस विषय पर मैं बात करता हूं, जिस विषय को लेकर मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं, उसके बारे में आपकी अपनी कोई राय है तो उसको भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय लिख सकते हैं। तो अब मैं बात शुरू करता हूं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति कैसे आगे बढ़ने जा रही है और क्या वहां पे राजनीतिक मोड़ आ सकता है। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे लगातार बढ़ोतरी उसकी हो रही है, उसका विकास हो रहा है, जमीन पर उसकी ताकत बढ़ रही है पश्चिम बंगाल में। और इसको बताने के लिए ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी जिस वक्त 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आई थी सत्ता में, उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी और आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, उससे अगर तुलना कर ली जाए तो साफ हो जाएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के मौजूदगी में अपनी ताकत धीरे धीरे बढ़ाई है। जहां तक 2011 के चुनाव का सवाल है, 2011 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बिल्कुल एक भी सीट नहीं मिल पाई थी भारतीय जनता पार्टी को। 2011 में ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा की सरकार, सीपीएम और वाम मोर्चा की सरकार को परास्त करके नई सरकार बनाई थी, अपनी सरकार बनाई थी। 2011 में तृणमूल कांग्रेस को 184 सीटें मिली थी, 38.93% वोट मिले थे। और भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त तक वहां पे पश्चिम बंगाल में कोई वजूद नहीं था, यानी कि एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। हालांकि उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उनका कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया था। तो 2011 की ये स्थिति थी। लेकिन आगे उसके अगले ही चुनाव में, यानी 2016 में जो चुनाव हुए, उसमें ममता बनर्जी की ताकत बढ़ी। वहां पे 294 सीटों की विधानसभा है। 294 में से 211 सीटें जीतकर ममता बनर्जी ने दूसरी बार, यानी उनकी ममता बनर्जी की ताकत दूसरी बार और मजबूत हो गई, बढ़ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 3 सीटें हासिल कर वहां पे पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अपनी प्रेजेंस शुरू कर दी थी। तो आप आज से 5 साल पहले 2016 में भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस वहां शुरू हुई और वो कठिन मुकाबले के बावजूद मात्र 3 सीटें जीत पाए। आप समझ सकते हैं कि 2014 में जब चुनाव हुए थे, देश भर में मोदी का जलवा था, पूरे देश में मोदी का डंका बज रहा था, तब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीटें मिली थी विधानसभा में। लेकिन वहां से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रगति शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी की जो तरक्की शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार प्रदेश में बढ़ने लगा, वो आज तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। तो ये है वहां पे भारतीय जनता पार्टी का विकास। 2016 में एक बात और महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी को 10% वोट मिले थे। 3 सीटें जरूर मिली थी, लेकिन उसको 10% वोट मिले थे। और अपने आप में ममता बनर्जी को जहां 40% से ज़्यादा वोट मिले थे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 10% वोट मिलना भी एक मायने में भारतीय जनता पार्टी के विकास को दिखाता है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में अपनी वहां पे एक प्रेजेंस विधानसभा में बना ली। इसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एक और करिश्मा किया। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी, कड़ी टक्कर दी, और भारतीय जनता पार्टी के 18 सांसद पश्चिम बंगाल से जीतकर लोकसभा पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि 2019 में हुई। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने 19 में ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी। 2019 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटों पर जीतकर तृणमूल कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी आगे के लिए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि तृणमूल कांग्रेस को 40-44% वोटों की बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इस चुनाव में, यानी कि लोकसभा के चुनाव में, बढ़कर 40% के आसपास पहुंच गया। 40% वोटों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बन गई। और यही सबसे बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी के लिए आज की तारीख में, क्योंकि वहां पे जनाधार उसका बढ़ गया है। और माना जाता है कि 158 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार उस आंकड़े के हिसाब से, 2019 के आंकड़े के हिसाब से, 2019 की ताकत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की वहां पे ये स्थिति है।
और इसीलिए जब अमित शाह ये कह रहे हैं कि 200 सीटें जीतकर ममता बनर्जी को हटाकर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, इस पर थोड़ा यकीन इसलिए होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के तौर पर लगातार बहुत ही मजबूती से काम कर रही है। अगर देखा जाए तो अमित शाह ने जिस तरीके से अपनी ताकत वहाँ झोंकने का एक जज्बा दिखाया है, आप देखिए कि बिहार के चुनाव हुए, उसमें अमित शाह बिल्कुल वहाँ पे नहीं गए, जबकि बिहार के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट था। लेकिन शायद पश्चिम बंगाल का चुनाव इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को पिछले कई सालों से कहती आ रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पे उन्होंने 2 दिवसीय दौरा किया है, और ऐसा माना जा रहा है कि वो आगे भी पश्चिम बंगाल के कई दौरे करेंगे। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहाँ पे लगातार लगभग हर महीने दौरे करेंगे, और तब तक दौरे करेंगे जब तक अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म नहीं हो जाते हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को वहाँ पश्चिम बंगाल मिशन को एक इम्पॉर्टेंट मिशन के तौर पे एक उनको निर्देश दिया है, उनको टास्क दिया है। और इस टास्क में उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं को भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पश्चिम बंगाल के स्टार कैंपेनर होंगे। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वहाँ पे उन्होंने भी वहाँ कैंप किया हुआ है, और पश्चिम बंगाल में वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक खास इलाके में लगातार बैठकें करेंगे। और ये टास्क उनको दिया गया है क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 17 के चुनावों से पहले जिस तरीके का ज़मीन पर काम किया था, उसके उस अनुभव का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में करना चाहती है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय को जो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सक्रिय किया गया है, वहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय लगातार पश्चिम बंगाल में सक्रिय हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े नेता पश्चिम बंगाल में सक्रिय हैं, और ये सब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब ममता बनर्जी की स्थिति क्या है? ममता बनर्जी ने 10 साल तक वहाँ शासन किया है, पूरे दमखम के साथ शासन किया। 2011 में पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा और सीपीएम की बड़ी मजबूत सरकार जो पिछले कई दशक से वहाँ काम कर रही थी, उसको हराकर सत्ता में आई दीदी, और उसके बाद वो लगातार वहाँ पे एक पॉपुलर सरकार के तौर पे काम करती रही। वहाँ के लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही। एक चुनाव के बाद उनकी ताकत और बढ़ी, 2016 के चुनाव में उनकी ताकत बढ़ी। लेकिन उसके बाद जैसे केंद्र में मोदी सरकार आई, उसके बाद से जो ममता बनर्जी और केंद्र और राज्य का जो टकराव शुरू हुआ, और ममता बनर्जी ने जिस तरीके के बयान दिए, उसके बाद से ममता बनर्जी अकेली पड़ती जा रही हैं। और अब देखा जाए तो ममता बनर्जी ने हालांकि अपने चुनाव कैंपेन के लिए प्रशांत किशोर को हायर किया है, वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उनसे सलाह ले रही हैं कैसे इतनी बड़े संकट को, या कह सकते हैं कि उनके जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई है ये इस 2022 के 21 के चुनाव। और इस चुनाव में प्रशांत किशोर उनकी कैसे मदद करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो जिस तरह की मुश्किल दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से उनके अपने लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, और इसीलिए तंज कस रहे हैं अमित शाह की चुनाव आते आते ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी, अकेली पड़ जाएंगी। तो ये स्थिति है ममता बनर्जी की। और ममता बनर्जी के सामने चुनौती ये है कि किस तरीके से ममता बनर्जी अपने पक्ष में माहौल बनाती हैं। तृणमूल कांग्रेस में बची खुची जो ताकत है उनकी, उसको कैसे सहेज कर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से वो मुकाबला करती हैं, किन मुद्दों के साथ वो सामने आती हैं। क्योंकि उनका 10 साल का शासन हो चुका है, निश्चित रूप से उस शासन के दरमियान जो भी कमियां रही होंगी, उसकी कमियों का एक मुद्दा भी उनके खिलाफ चुनाव में बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक कैंपेन है ममता बनर्जी के खिलाफ, उसके खिलाफ किस तरह की रणनीति बना पाती हैं वो, ये देखने वाली बात होगी। और जहाँ तक सियासी वहाँ पे गोलबंदी का सवाल है, तो वहाँ पे सीपीएम पिछले 10 सालों में काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, वाम दल काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, और कांग्रेस का भी उत्तरोत्तर जो है उसका ह्रास हुआ है, वहाँ कमजोरी सामने आई है कांग्रेस की। और कांग्रेस कोई बहुत मजबूती के साथ खड़ी नहीं दिखाई देती आज की तारीख में। इस वक्त हालांकि विपक्षी नेता के तौर पर, विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस का ही वजूद है, कांग्रेस के नेता ही मन्नान मलिक वहाँ पे विपक्षी दल के नेता हैं। और
लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस वहाँ स्थिति मजबूत नहीं है। और जो अभी इस वक्त कांग्रेस में नए नेतृत्व के चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, निश्चित रूप से फरवरी तक तो नया अध्यक्ष बन जाएगा। और देखना यह है कि नया अध्यक्ष जब कांग्रेस की आपसी लड़ाई खत्म हो जाती है और नया अध्यक्ष के साथ कांग्रेस अपना काम करने लग जाती है, तो पश्चिम बंगाल में किस तरह से क्या वो ममता बनर्जी के साथ तालमेल करेगी। क्या अभी तो विपक्ष में है, लेकिन ऐसी चर्चा भी एक लंबे समय से चली आ रही है। और सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी के जिस तरह से ताल्लुकात बढ़े हैं, और पिछले दिनों सोनिया गांधी ने जो एक बैठक बुलाई थी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें भी ममता बनर्जी शामिल हुई थी। और अब ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की दोस्ती बढ़ रही है। लेकिन क्या ये दोस्ती किसी गठबंधन के तौर पर सामने आएगी? क्या वाम मोर्चा की ओर से जो प्रस्ताव आ रहे थे कि मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, लेकिन अभी तक तो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक ममता बनर्जी को जो गैर भाजपा दलों का साथ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर ममता बनर्जी इस भारतीय जनता पार्टी के इस महामुकाबले का सामना तभी कर पाएंगी जब उनके साथ गैर भाजपा दलों का कुछ सहयोग मिल पाएगा। और ये है इस वक्त पश्चिम बंगाल की स्थिति और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चुनौती। इसी तरह की खबरों के साथ और पश्चिम बंगाल की कुछ और खबरों के साथ, कुछ और अपडेट के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।